नमस्कार, मैं डॉक्टर यदु शर्मा आज आपके समक्ष मनोविज्ञान संप्रदाय का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के संप्रदायों के संदर्भ में जब बात की थी तो उसमें संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद, मनोविश्लेषणवाद के बारे में अध्ययन किया था। उम्मीद है आपको प्रयास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप उसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आज हम मानवतावाद, संज्ञानात्मक और निर्मितवाद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मानवतावादी संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक मास्लो, रॉजर्स, आलपोर्ट आदि हैं। मानवतावादी संप्रदाय का उद्भव या प्रादुर्भाव मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। मानवतावादी विचारधारा में मानव को यंत्रवत नहीं माना जाता, वरन उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने वाले व वातावरण के साथ अनुकूलन करने वाले समर्थ व योग्य मानव के रूप में स्वीकार किया जाता है। मानवतावादी विचारधारा मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद की तुलना में मनुष्य को सर्वोपरि स्थान देती है और उनका ये मानना है कि मानव यदि किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है तो सबसे पहले उसका उद्देश्य उसके सामने स्पष्ट होता है और उद्देश्य स्पष्ट होने के बाद वो वातावरण के साथ अनुकूलन करते हुए पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को आपस में जोड़ते हुए सीखने का प्रयास करता है। मनोविज्ञान के अन्य संप्रदाय मुख्य रूप से असामान्य मानव व्यवहार पर केंद्रित थे, जबकि मानवतावादी संप्रदाय मानव को के सामान्य व्यवहार पर आधारित है और उसी आधार पर ये व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत विकास और आत्म प्राप्ति की अवधारणा पर केंद्रित है। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कोई भी बालक यदि उसे सीखने की इच्छा अंदर से बलवती है, वो अगर सीखना चाहता है तो सीखने के लिए स्वतः ही प्रेरित होता है। यदि हम उसे एक सुविधा प्रदाता के रूप में वो तमाम सुविधाएं दें जिसमें कि वो अपनी आंतरिक शक्तियों का सही ढंग से प्रस्फुटन कर सके, तो ही सही माने में हम उसकी क्षमताओं को बाहर निकाल पाने में सफल हो सकते हैं। अर्थात आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो, पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, या आप बालक को कक्षा कक्ष तक ले जा सकते हो लेकिन सीखने के लिए विवश नहीं कर सकते। ये धारणा मानवतावादी संप्रदाय की रही है। मनोविज्ञान की विशेष शाखा लोगों को खुशहाल एवं भरपूर जीवन जीने में मदद करने पर केंद्रित है। अर्थात जब बालक अपनी स्वयं की रुचि से, स्वयं की जिज्ञासा से, स्वयं के विश्वास से जब आगे बढ़ेगा तो तनाव, भग्नाशा या चिंता जैसे आयाम उसके जीवन को नहीं छू पाएंगे और वो खुशहाल और भरपूर जीवन जीने के लिए प्रेरित होगा। मानवतावादी संप्रदाय मनोविज्ञान जगत में व्यक्तित्व सिद्धांतों की तीसरी शक्ति के रूप में माना जाता है। यहाँ जो आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े ध्यान से उन्हें आप ध्यान रखें ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से इनका उत्तर दे सकें। मानवतावादी सिद्धांत प्रतिपादक अब्राहम मास्लो थे। इस सिद्धांत में विशेष रूप से ये माना जाता है कि व्यक्ति मूल रूप से अच्छा होता है और यदि उसकी परिवेशीय दशाएं अनुकूल हो तो अपने शील गुणों का सकारात्मक विकास करता है। अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानवीय शक्तियां सद्गुणों पर आधारित होती हैं। यदि बाहरी परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं तो वो सद्गुण शील गुण के रूप में बाहर आते हैं और यदि बाहरी परिस्थितियां नकारात्मक मिलती हैं तो वो शील गुण धीरे धीरे भस्मित होते हैं या दमित हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी तारे जमी पर फिल्म का, जो आप सभी ने देखी होगी। इस फिल्म में जो महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि जो बालक है दर्शिल, उसकी जो मनोवैज्ञानिक दशा है, उस दशा का एक कुशल अध्यापक ने सही ढंग से मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद उसको वो परिस्थितियां उपलब्ध कराई जिन परिस्थितियों में वो अपनी अंतर्निहित शक्तियों को बेहतर तरीके से प्रस्फुटित कर पाया और उसकी लाइफ में वो उसका टर्निंग पॉइंट कहलाया। इसी प्रकार प्रत्येक बालक को अध्यापक के लिए का दायित्व बनता है कि वो उसके अंतर्निहित शक्तियों को पहचाने और पहचानने के बाद एक सकारात्मक दिशा प्रदान करे ताकि बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पूर्णतः प्रस्फुटित कर पा सके। मास्लो के इस सिद्धांत में धारणा है कि अभिप्रेरणाएं समग्र रूप से मनुष्य को प्रभावित करती हैं। इसी धारणा के आधार पर मास्लो ने प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यहाँ हम इसको विस्तार से अभी इसलिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम अधिगम की यूनिट पर बात करेंगे तब हम मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, जिसमें 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई गई हैं, उसने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, निम्न, मध्यम और उच्च। निम्न वर्ग की जो आवश्यकता है उसमें रोटी, कपड़ा और मकान यानी शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरे नंबर पर उसने रखी है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता
और तीसरे नंबर पर उसने रखी है सामाजिक आवश्यकता, चौथे नंबर पर उसने रखी है सम्मान की आवश्यकता और पांचवें नंबर पर उसने रखी है आत्मानुभूति की आवश्यकता। इसे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। संज्ञानात्मकवाद 1950 दशक के दौरान व्यवहारवाद की आलोचना के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक संप्रदाय उभरना शुरू हुआ। यानी व्यवहारवाद की जो उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत की जो थ्योरी थी, उसका संज्ञानात्मक विचारकों ने भरपूर विरोध किया और विरोध करते उन्होंने अपना एक नया वाद तैयार किया, जिसे उन्होंने संज्ञानात्मकवाद की संज्ञा दी। इसके प्रवर्तक एडवर्ड टॉलमैन व जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक संप्रदाय मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसमें लोग कैसे सोचते हैं, अनुभव करते हैं, याद करते हैं और सीखते हैं, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं की जब बात की जाती है तो सीखना, समझना, अमूल चिंतन करना, तार्किक आधार पर किसी बात का विश्लेषण कर पाना, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, ध्यान और अवधान आदि गुण मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानात्मक विचारकों का ये मानना है कि बालक जब सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है तो पहले वह अपनी बुद्धि के आधार पर चीजों का संगठन करता है, उसके बाद अनुकूलन करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया में वह पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण वातावरण के साथ अनुकूलन करने में संज्ञानात्मक मानसिक योग्यताओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। जिसका ये दोनों पक्ष मजबूत होते हैं, उसकी सीखने की अभिक्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इस संप्रदाय के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक था, जिसमें भी हम अधिगम की थ्योरी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तब हम जीन पियाजे के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है निर्मितवाद। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जीन पियाजे एवं लिव वाइगोत्स्की हैं। मानवतावादी विचारधारा संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित है, तो संज्ञानात्मक विचारधारा मानव मस्तिष्क द्वारा किसी तथ्य का विश्लेषण करने पर आधारित है, जबकि निर्मितवादी मानवतावाद एवं संज्ञानात्मक संप्रदायों के मध्यस्थ का उपागम है। यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि निर्मितवाद का जो उद्भव हुआ वो मानवतावाद और संज्ञानात्मकवाद दोनों का मिश्रण है। अर्थात इन्होंने न केवल संज्ञानात्मक विचारधारा को स्वीकार किया, वरन मानवतावादी विचारधारा को स्वीकार करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया। और वास्तव में जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में जब इसको देखते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया में निर्मितवाद सबसे प्रभावी वाद की कैटेगरी में आता है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां संज्ञानात्मक और मानवतावाद एक साथ चलती है, तभी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से आगे बढ़ पाती है। निर्मितवादी विचारकों के अनुसार अधिगम आवश्यकताओं, प्रवृत्ति, अभिवृद्धि, विश्वासों और संवेगों पर निर्भर है। अर्थात ये व्यक्ति के स्वयं की विचारधारा पर आधारित है। आप जो भी कार्य बालक को करने के लिए देते हैं, बालक स्वयं अपनी गति से सीखने के लिए प्रेरित होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा उसे स्वतः कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब तक आंतरिक स्वप्रेरणा उसके साथ नहीं होती है, वो सीखने के लिए आगे प्रवृत्त नहीं होता है। तो यहाँ निर्मितवादियों का ये मानना है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बालक के समक्ष ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि उसके संवेग और उसकी मूल प्रवृत्ति स्वतः ही उससे प्रभावित हो और वह स्वतः ही सीखने के लिए आगे बढ़े। यानी अध्यापक यहाँ एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सुविधा प्रदाता के रूप में अपना रोल प्ले करे और विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर सीखने के लिए आगे बढ़े। उसका परिणाम ये होगा कि अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं हो जाएगा। ये ज्ञान वह स्वयं के अनुभवों और दूसरों से अंतःक्रिया द्वारा प्राप्त करेगा। अर्थात इसमें एक छोटा सा उदाहरण, एक बालक, उसके सामने जब आप छोटा बालक है, दीपक जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो वो उसकी लौ को देखकर बड़ा अचंभित होता है और बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि मुझे इसको पकड़ लेना चाहिए, लेकिन आप चूंकि उसको कहते हैं इसको पकड़ने से हाथ जल जाएगा। आपके इस वाक्य को सुनता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी एक जिज्ञासा, एक कौतूहल है कि क्या है, और उस क्या है को जानने के लिए वो इंतजार करता है। जैसे आप कमरे से बाहर जाते हैं, वो दीपक की लौ को पकड़ता है। जैसे ही वो दीपक की लौ को पकड़ता है, उसका हाथ जल जाता है। हाथ जलने के बाद जीवन भर के लिए उसको एक शिक्षा मिल जाती है कि अगर इस तरह से आग को छुआ जाएगा तो आग के छूने पर इस तरह की तकलीफ होगी। और बाद में परिणाम ये होता है कि वो स्वयं अपने माता पिता को या अपने से बड़ों को बताने लगता है कि इसको छूना मत, हाथ जल जाएगा। इस लर्निंग को निर्मितवाद कहता है कि ये है प्रभावी लर्निंग, जो उसने अपने स्वयं के अनुभव से, स्वयं अंतःक्रिया के द्वारा सीखने का प्रयास किया है। अधिगम की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता
पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक सक्रिय भागीदार के रूप में एक नए ज्ञान का निर्माण व विश्लेषण करता है। जैसे जैसे हम पूर्व ज्ञान को बार बार ज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर रिकॉल करते हैं और नए ज्ञान से जब उसको जोड़ते हैं तो हमें नए कंसेप्ट को समझने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। और जिस बालक की मेमोरी शार्प होती है, जिस बालक को का अवधान का लेवल हायर होता है, उस बालक को नए ज्ञान का निर्माण विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण सफलता मिलती है। यहाँ हमने निर्मितवाद के दो प्रकार के रूप में एक टेबल फॉर्म में मैंने आपके सामने की नोट्स प्रस्तुत किए हैं। इसमें आप देखें निर्मितवाद के दो प्रकार हैं, जो कि अभी हमने पहले भी कहा कि निर्मितवाद जो है वो संज्ञानात्मकवाद का और मानवतावाद का एक मध्यस्थ उपागम है। इस बात को ये बात यहाँ हम इंडिकेट करते बता रहे हैं कि जब हम संज्ञानात्मक निर्मितवाद की बात करते हैं तो इसके जनक हैं जीन पियाजे। अब जीन पियाजे जनक हैं, इसका मतलब कि ये जो संज्ञानात्मक निर्मितवाद है वो पूरी तरह से मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास जन्म से किशोरावस्था तक ही होता है। इसमें अधिगमकर्ता अपनी समझ से विकासात्मक स्तर एवं अधिगम तरीकों को विकसित करता है। आपने देखा होगा कि एक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है, एक समान नोट्स होते हैं, एक वातावरण होता है, उसके बाद भी परिणामों में अंतर आता है। उसका कारण कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर प्रत्येक बालक के सीखने का जो तरीका है वो भिन्न होता है। पियाजे के अनुसार यदि अधिगमकर्ता को एक आदर्श अधिगम वातावरण प्रदान किया जाए तो वह एक अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण करने में सफल होता है। अध्यापक को यहाँ सुविधा प्रदाता होते हुए ये ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे बालक स्वतः सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। बालक सीखने के लिए अपने ही वातावरण में काम करता है और प्रत्येक बालक को अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करना होता है। अर्थात ये पूरी तरह से संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जो सिद्धांत है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं सामाजिक निर्मितवाद की, इसके जनक वाइगोत्स्की हैं। इनके अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास जन्म से मृत्यु तक होता है, यानी जीवन में घटित घटनाओं से, अनुभवों से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के साथ और हमारे सामाजिक व्यवहार के साथ जुड़ता है। इसमें अधिगमकर्ता अपने सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण से समझ को विकसित करता है, यानी जितना बालक सामाजिक होगा, उसका सामाजिक व्यवहार जितना अधिक संतुलित होगा, वह वातावरण से उतना अधिक सीख पाने में समर्थ होगा, क्योंकि प्रकृति खुद ब खुद उसे सीखने का अवसर देती है और सिखाती है। अब बशर्ते वो उसमें एक अन्वेषण की प्रवृत्ति हो, खोज की प्रवृत्ति हो और वो उस वातावरण में सही ढंग से अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित हो जाए। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकांकी नहीं हो सकता, ये भाषा सामाजिक, शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में होता है। यानी आप देखें जब बच्चा छोटा होता है, उसे बोलना नहीं आता, उसके पास भाषा ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वातावरण के संपर्क में आता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके पास भाषा कोश बढ़ने लगता है, क्योंकि वो वातावरण से जैसे जैसे शब्दों को सुनता है वो उनका अनुकूलन करता जाता है। अनुकूलन करते करते एक दिन वो सर्वश्रेष्ठ भाषा के ऊपर व्यवहार करने लगता है या बातचीत करने लगता है। इसी प्रकार हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, चारित्रिक मूल्य हैं, उन सब का हम सामाजिक परिवेश और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं। हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, धार्मिक जो मान्यताएं, उन सबको जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए पक्ष हैं, उनको भी हम इसी प्रकार वातावरण से धीरे धीरे आत्मसात करते जाते हैं। तो बालक एक वयस्क या सहकर्मी जो उसकी तुलना में अधिक समझदार है, उनके सहयोग से सीखता है। यानी अगर बालक पीयर ग्रुप में रहता है, अपने दोस्तों के बीच में रहता है, तो उसकी जो अधिगम क्षमता है वो और ज्यादा तीव्र होती है। इसीलिए यहाँ कोऑपरेटिव लर्निंग जैसा कंसेप्ट आया कि जब हम कक्ष की बात करते हैं तो एक समूह है, और समूह में जब बालक किसी प्रकार की अंतःक्रिया करता है तो उसे दोनों प्रकार से प्रेरणा मिलती है, आंतरिक प्रेरणा भी और बाहरी प्रेरणा भी, जो कि उसके सीखने में बहुत अधिक सहायक होती है। यहाँ हमने आपके सामने एट ए ग्लांस तीनों वाद को फिर एक टेबल फॉर्म में प्रस्तुत किया है, जिससे आपको इसके कीवर्ड्स को ध्यान रखना आसान होगा। हम पहले बात कर रहे हैं मानवतावाद की। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इसके प्रमुख प्रवर्तक मास्लो, रोजर्स, आलपोर्ट है। विधि मानव व्यवहार यंत्रवत नहीं है। मुख्य अध्ययन इनका वातावरण अनुकूलन पर आधारित है और मानव व्यवहार पर केंद्रित है। जब हम संज्ञानात्मकवाद की बात करते हैं तो एडवर्ड टॉलमैन, जीन पियाजे इसके प्रवर्तक हैं। विधि संज्ञानात्मक योग्यता है, मुख्य अध्ययन मानसिक प्रक्रिया पर आधारित है और योगदान इसका है मानसिक योग्यताओं पर आधारित है। फिर आता है आपका निर्मितवाद, जिसमें जीन पियाजे और लिव वाइगोत्स्की हैं, जिन्होंने मानसिक प्रक्रिया और सहयोगात्मक विधि को आधार बनाया है, और इनकी कोऑपरेटिव लर्निंग सबसे बड़ी देन है।
और व्यक्ति की स्वयं की विचारधारा पर ही आधारित है। मानसिक योग्यताएं एवं वातावरण अनुकूलन पर ये आधारित विधि है। अब विद्यार्थियों जो यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमने जो 8 वाद पे अध्ययन किया है, राजस्थान विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ परीक्षा में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी इन वाद पर लघुत्रात्मक प्रश्न में आ जाता है या एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न में आ जाता है। इसमें आपको सभी वादों के बारे में संक्षिप्त में लिखना होता है। तो आप इसका ये जो की नोट्स है इनका अच्छे से अध्ययन करें। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा और आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इस संप्रदायों को अच्छे से समझ लिया तो अगली वीडियो जो अधिगम विधियों पर आधारित है उनको समझ पाना आपके लिए बेहतर हो सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षा मनोविज्ञान के अगले वीडियो तक को मैं आप तक पहुंचा सकूं।